नमस्कार मित्रों, आज सीधू ने सच में हमारे साथ चंडीगढ़ से वरिष्ठ संपादक अजय शुक्ल जी जुड़े हैं। अजय जी, आपका सीधू ने सच में स्वागत है। देश में और दुनिया में जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो रहा है उसके बारे में आपकी राय हम और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। एक, यहां पर राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता लखनऊ में संविधान बचाओ सम्मेलन कर रहे हैं और देश में लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, संविधान को खत्म करने के लिए हो रहे प्रयासों की बात कर रहे हैं। संसद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन 200 से ज्यादा सांसद प्रस्तुत कर रहे हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, उसके चर्चे हैं। और पापा जी ने युद्ध रुकवा दिया। रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने के लिए अरबों खरबों खर्च करके हमारे प्रधानमंत्री दौड़े दौड़े दोनों देशों की मुलाकात कर रहे थे, मगर युद्ध आज भी रुका नहीं। और अब वो नेतन्याहू से गले मिलते हैं और अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करता है, हमारे पुराने दोस्त पर हमला करता है। और अब धीरे धीरे हमारे प्रधानमंत्री जी एप्स्टीन फाइल के बारे में तो मौनी बाबा है, मगर वो युद्ध रुकवाने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। और उनके जो पिट्ठू हैं वो ये कहना शुरू कर दिए हैं कि 48 घंटों में युद्ध रुक जाएगा। पता नहीं, अब आप क्या कहेंगे इन तीनों विषय पर, हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। अजय जी, जिस दिन युद्ध शुरू हुआ था, पहले तो सभी को नमस्कार। जिस दिन युद्ध शुरू हुआ था उस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था? कुछ घंटे में, 24 घंटे नहीं लगेंगे, उन्होंने कहा था ईरान खत्म हो जाएगा। और वो जो कुछ घंटे में ईरान को खत्म करने की बात कर रहे थे, उन्होंने 250 छोटी छोटी बच्चियों को मार डाला। उन्होंने वहां के धर्म गुरु को मार डाला। उनके साथ तमाम सारे निर्दोष लोगों को मार डाला, चाहे उनकी पोती रही हो, चाहे उनकी बहू रही हो, चाहे और लोग रहे। अब आप सोचिए, सब कुछ वो करके, क्या वो आज 15 दिन होने आ रहे हैं, 14 दिन कंप्लीट हो गए हैं, 15वें दिन में प्रवेश है। अब आप ये बताइए, इतने दिन में वो क्या कर पाए? अमेरिका के 4 वो बड़े जहाज मारे जा चुके हैं। अमेरिका ये स्वीकार नहीं कर रहा है, कह रहा फ्रेंडली फाइट में मार दिए। 1-2 रुपए के जहाज नहीं थे कि फ्रेंडली फाइट में मार दिए जाए। हजारों हजार करोड़ रुपए के वो विमान थे, लड़ाकू विमान थे, स्पेशल विमान थे। यदि कोई उन्हें मार गिराता है या वो फ्रेंडली फाइट में ही, तो भैया ऐसी कौन सी फ्रेंडली फाइट खेली जाती है कि कहें कि साहब हम अपने को ही मार डालेंगे? ये तो नहीं हो। बहरहाल, आज भी जब बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं उनका सबसे जो ताकतवर माना जाता है वो डोम, वो भी मार गिराया गया। एक तो पूरी तरीके से नष्ट हो गया, 2 बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। रोजाना हजारों करोड़ रुपया उनके इसमें बह रहे हैं। अब आप सोचिए, जब इस स्थिति में हो युद्ध में, तो अमेरिका की हालत क्या है? उनके लोग मारे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ईरान को तो फर्क नहीं पड़ता है। ईरान 8 साल लड़ाई लड़ा था इराक से, हजारों हजार सैनिक और नागरिक मारे गए एक दूसरे के, नहीं फर्क पड़ा, सरेंडर नहीं किया। 6000 साल पुरानी संस्कृति है ईरान की। भारत के अंदर तमाम सारे जो कहते हैं आए लड़ाके, जिन्होंने भारत में राज भी किया, कह सकते हैं,
वो तो यहीं ईरान से भी आए थे, याद करिए। और जब हम आर्य संस्कृत की बात करते हैं तो वो भी वहीं से आए थे। जब हम पर्शियन की बात करते हैं, जिस मुंबई और गुजरात के क्षेत्र को जिन्होंने डेवलप किया, जिन्होंने बसाया बनाया, वो पर्शियन यानी पारसी, जिनमें टाटा भी है और तमाम सारे लोग हैं, आप देखिए वो सब भी वहीं से आए थे, उसी ईरान से। तो वो ईरान जिसके साथ हमारे ये रिश्ते हैं, और कभी हम ईरान के खिलाफ लड़ने नहीं गए थे। ईरान से हमारे दोस्ताना रिश्ते रहे, भले कभी सामान्य से रहे हों, लेकिन हम कभी उनके दुश्मनों के साथ भी नहीं खड़े। और छोड़िए, सिकंदर महान की जब बात होती है तो वो कहां से चलता है? यूनान से। वो जगह कहां होती है? ईरान के ही क्षेत्र से। यानी ईरान से ही हर चीज आ रही। जो उस समय से आज तक लड़ते चले आ रहे हैं, उनको आप कह रहे हैं डरा लेंगे? जो अपने अड़ोस पड़ोस के अरब कंट्रीज से भी लड़ते आ रहे हैं, जिन्होंने एक समय में इन यहूदियों को बचाया था, इसी ईरान ने बसाया था इन्हें। इजराइल को बसाने वाले में ईरान सबसे बड़ा था, उसने इन्हें जगह दी थी। और सोचिए, जिस ईरान ने इनको यह जगह दी थी, उसके यदि ये नहीं है तो नरेंद्र मोदी के हो जाएंगे। वो तो सिर्फ अपने लिए है, स्वार्थी है, और यही उनका इतिहास है। तो जो स्वार्थी है, चाहे अमेरिकन हो चाहे इजरायली हो, यानी यहूदी, आप उनके साथ जाके खड़े हो गए जिनसे हमारे कोई बहुत अच्छे कभी रिश्ते नहीं रहे, जिन्होंने हमें कभी कोई लाभ नहीं दिया। वो यदि हमें कोई सामान बेचते हैं तो पैसा लेके बेचते हैं, कोई हराम में नहीं देते, मदद नहीं देते। लेकिन ईरान ने हमें मदद भी दी है। जब हमारे पास पैसे नहीं थे पेट्रोलियम खरीदने के, तो याद करिए, अनाज के बदले पेट्रोलियम देने का काम ईरान ने ही किया था। कहा चलिए आप अनाज दे देना, हम ये दे। वो ईरान। और तब हम बड़े खुश हो रहे थे, तालियां बजा रहे थे, सब कुछ ट्रंप के आगे झुके पड़े हैं, इजराइल के आगे झुके पड़े। नतीजतन आज देश इस स्थिति में आ गया। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो चंद घंटों में ये युद्ध खत्म करने की बात कर रहे थे, 15 दिन बाद भी वो बस यही कह पा रहे हैं। लेकिन जिस हालत में है, वो कभी रसिया में, कभी दूसरे और से, सबसे वो कर रहे हैं। कल हमारे प्रधानमंत्री भी बात किए हैं वहां के राष्ट्रपति से, और बड़ा खिसियाए हुए कि अरे सर, हमें तो परमिशन दे दीजिए, हमारे आपके तो बड़े पुराने रिश्ते हैं, हमारे तो ये हैं। उन्होंने साफ इनकार कर दिया और ट्वीट भी किया ईरान की ओर से। मैं यही कह रहा हूं, इन्होंने ये बात नहीं बताई कि इनकार कर दिया, लेकिन इन्होंने तो बस इतना ही लिखा कि हमने उनसे बात की, चर्चा करी, ये करी, चिंता जताई। लेकिन वहां के राष्ट्रपति ने कह दिया, हाँ हमारे आपके बहुत ऐतिहासिक रिश्ते थे, लेकिन वो रिश्ते तो आपने खराब कर दिए। आप जाके खड़े हो गए उनके साथ जो हमें खत्म कर देने की बात करते, जो हमारे सर्वोच्च धर्म गुरु को मारते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को मारते हैं। आप में तो यह भी हिम्मत नहीं हुई कि आप उस पर अफसोस जाहिर करते हुए निंदा करें इस जो नरसंहार की। वो देश जो अमेरिका के दोस्त हैं, इजराइल के दोस्त हैं, उन्होंने तक निंदा करी है, मेलोनी ने निंदा करी है, लेकिन फ्रांस ने करी है, तो जब जर्मनी ने करी है, इतने सारे देशों ने करी है, कनाडा ने की है, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री ये नहीं कर पाया। और किस मुंह से आप बात कर रहे हैं कि हरमोज आपके लिए खोल दिया जाए? जाइए आप अपना काम कीजिए। भारत के विदेश मंत्री 3 बार बात कर चुके हैं, और जो उसने सुनाया है उसके बाद में दम नहीं है। यही बात तो राहुल गांधी ने बताई
यही बात कल संसद में भी उन्होंने कहने की कोशिश की थी कि कैसे भारत की विदेश नीति वो तय कर रहे हैं और वो तय कर रहे हैं कि हम किससे क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, इसलिए स्थिति है। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एप्स्टीन फाइल में फंसे हुए हैं। जॉर्ज सोरोज से पैसा हरदीप पुरी की लड़की लेती है। राहुल गांधी सबूत लेके पहुंचे थे, भाजपाइयों की तरह झूठ नहीं बोलते हैं। उन्होंने दिखा दिया कि नरेंद्र मोदी का सबसे खास क्लोजेस्ट जो मंत्री है, वो मंत्री पैसा लेता है किससे? जॉर्ज सोरोज से। राहुल गांधी संसद में सबूत लेके पहुंचे थे, उसका जवाब नहीं है। तो जॉर्ज सोरोज से किसके रिश्ते हैं, राहुल गांधी ने स्पष्ट दिखा दिया। ये तो सिर्फ हवाई बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो आप इससे समझ लीजिए तो बौखला गए, फिर नेहरू से लेके सबको गाली देने लगे। तो यह स्थिति है, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। तो राहुल गांधी ने आज लखनऊ में जब दलितों का सम्मेलन को संबोधित किया, जहां काशीराम के जन्म को वो मनाया गया, वहां पर राहुल गांधी ने बड़ा साफ कह दिया कि हमने नरेंद्र मोदी को पकड़ लिया है, उनके आदमी पकड़ लिया है, उनकी गर्दन को चौक कर लिया है। राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया। और नरेंद्र मोदी अब हार गए, हार मान चुके हैं। वो मानसिक तौर पे अब हार गए हैं, इसलिए बौखलाहट दिखा रहे हैं। सिर्फ बौखलाहट है उनकी, उनके पास अब कुछ बचा नहीं है, ओरा खत्म हो गया है। जब राहुल गांधी कह रहे थे तो वो दिख भी रहा था, और उन्होंने बड़ा साफ बताया कैसे कैसे वो एप्स्टीन है, अडानी है और दूसरी चीजें और भी कई चीजें उन्होंने कहा, लेकिन इसके जरिए वो फंस गए। अब जो फंसे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किस तरह नरेंद्र मोदी छटपटा रहे हैं और इतना डर गए हैं कांग्रेस से, राहुल गांधी से, कि संसद की तरफ रुख नहीं कर पा रहे। दिल्ली में है मगर संसद आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। इतना डर गया हो प्रधानमंत्री तो सोचिए। और कांग्रेस के सांसद सदन के भीतर हो या सदन के बाहर शेर की तरह दहाड़ रहे हैं कि सिलेंडर भी गायब, नरेंद्र भी गायब। और देश, नरेंद्र मोदी तो बस यही कह रहे हैं सब चंगासी, कहीं सिलेंडर की कमी नहीं है, कहीं और कमी नहीं है। और साहब हालत यह है, चाहे जहां पता कर लीजिए लाइनें लग रही हैं, बुकिंग नहीं ली जा रही है। झूठ बोलने को तो चाहे जो भी बोलते रहिए, जो लोग सही बताते हैं 4 PM को बंद कर दिया इन्होंने उसके नेशनल चैनल को। इसी तरीके से कार्टूनिस्ट सतीश आचार्य के कार्टून हटवा रहे हैं। मतलब इतना डर गए हैं नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी गलत नहीं कह रहे हैं, उनका डर के ये सबूत है। और इसी तरह से तमाम सारे कांग्रेस पार्टी की जो अनुमा आचार्य है, प्रवक्ता है, उनके अकाउंट को जो है ट्विटर के अकाउंट को, दूसरे को उनको नोटिस मिल गए, पवन खेड़ा को नोटिस दे दिया। मतलब इस तरह से करके लगातार वो तमाम लोगों के, एक प्रोफेसर है दिल्ली में, बहुत विद्वान आदमी है, 27-28 किताबें लिखी हैं उन्होंने, वो प्रोफेसर के भारद्वाज हैं। उनका ये स्थिति है कि उनका लिंक्डइन का अकाउंट बंद कर दिया। अब आप सोचिए, इस तरह से जब डर गए हो तो यह बताता है कि कैसे भारत का प्रधानमंत्री कहां पर आए और इस तरह की हरकतों पे आ गया है कि छोटे छोटे लोग जिनके आप शायद नाम न जानते हो, यदि उनके लिए ये हो रहा हो तो निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि क्या हालत आ गई। बात यही नहीं रुकती। तो राहुल गांधी ने वहां यह भी बता दिया कि यदि महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, मौलाना आजाद ने, या क्या कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर ने, काशीराम ने, इन्होंने सरेंडर कर दिया होता
तो आज कोई चीज होती नहीं, दलितों को उनका हक नहीं मिलता, वहां वो नहीं मिलता। और उन्होंने बड़ी ईमानदारी से स्वीकारा कि कांग्रेस की भी गलतियां नहीं, कांग्रेस ने यदि गलतियां न की होती तो काशीराम को इस तरह से क्या कहते हैं अलग एक कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन बनने की जरूरत नहीं पड़ती। और पंडित नेहरू यदि आगे रह गए होते तो काशीराम शायद कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने होते। यानी उन्होंने यह भी बता दिया कि पंडित नेहरू की सोच कितनी बड़ी थी। और इसी के साथ बहुत सारी चीजें आ गई। राहुल गांधी ने पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के सरेंडर मोदी और उन सारे चेहरे को खोल के रख दिया, संसद में भी, सड़क पर भी, सभाओं में भी। तो नरेंद्र मोदी सिर्फ बौखलाहट दिखा रहे थे, और वो बौखलाहट यह है कि उनके पास अब कुछ नहीं बचा है, देश लाइन में लगा है, मर रहा है। नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में लगे। नरेंद्र मोदी आज असम का चुनाव प्रचार कर रहे थे, सरकारी खर्चे से कर रहे थे, कोई पार्टी के फंड से नहीं कर रहे थे, और इस तरह से कर रहे हैं। और डर इतना गए थे कि वहां गए नहीं, माफी मांग रहे हैं, गए नहीं डर के कारण, क्योंकि कांग्रेस ने वहां व्यवस्था कर रखी थी कि आएंगे तो हम कैसे करेंगे। तो साहब वर्चुअल कर रहे हैं, बहाना दे रहे हैं मौसम खराब हो गया। ऐसा कौन सा मौसम खराब हो गया है भाई? देख लीजिए, मौसम विभाग का पूरा अपडेट आता है, वहां कौन सा मौसम खराब। लेकिन ये स्थिति हो गई है नरेंद्र मोदी की, तो आप कल्पना कर लीजिए। तो ये डरा हुआ प्रधानमंत्री आज खड़ा है, तो यह स्थिति है जी। तो अब डरा हुआ प्रधानमंत्री, उसकी बात कोई सुनेगा क्यों? और दूसरी बात, जैसे बोझ तो पड़ा ही है, ट्रेड डील की क्या स्थिति है हमें मालूम नहीं है अमेरिका के साथ। अमेरिका अभी युद्ध में व्यस्त है, वहां पर ट्रंप साहब के खिलाफ भी उनके अमेरिकन लोग खड़े हो गए हैं। उनको चिंता है अक्टूबर नवंबर के चुनाव की, ये भी है। यहां मोदी जी चुनाव में व्यस्त है और मस्त है। मेरे ख्याल से ये देश को तो गिरवी रख दिया उन्होंने, ऐसा ही कहे ना? बिल्कुल 100%। राहुल गांधी ने आज यह भी बता दिया, सरकार भारत से नहीं चल रही है, सरकार कहीं और से चल रही। नरेंद्र मोदी उनके सूबेदार बन गए हैं भारत में। वही स्थिति है। मोहम्मद गोरी जब भारत में आया तो उसने जीतने के बाद में अपने गुलाम को भारत का सुल्तान बना दिया और वहां से बैठ के शासन चला रहा था। वही आज स्थिति है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने गुलाम को यहां का सुल्तान बना दिया है भारत का। तो नरेंद्र मोदी उसका गुलाम होकर के यहां सुल्तान की तरह से काम कर रहा है। भारत की स्वतंत्रता, अखंडता और भारत की जो संप्रभुता, इन सबको खत्म कर दिया है इस शख्स ने। यही स्थिति है, यही सत्य है, और यही बात राहुल गांधी ने आज कह भी दी। अजय जी, अंतिम सवाल मुझे ये हो रहा है कि संसद में जिस प्रकार से चीफ इलेक्शन ऑफिसर के खिलाफ, कमिश्नर के खिलाफ जो इम्पीचमेंट मोशन की बात है, तो भले ही विपक्ष के पास बहुमत न हो, मगर उस पर चर्चा तो होना ही चाहिए ना? निश्चित रूप से। देखिए, आप देखिए, जब पीछे कांग्रेस इसकी मांग कर रही थी तो ये क्या लेके आए? चुनाव सुधार के नाम पे। उस पर चर्चा नहीं होने दी, जो चीज वो चाह रहे थे नहीं करने दी। अब यदि इंपीचमेंट पे चर्चा होगी तो कम से कम उन सारे कुकर्मों की जिन्हें ये छिपाते हैं, जिन्हें बोलने से रोकते हैं, चर्चा तो हो जाएगी। जैसे ओम बिरला का पूरा चरित्र आज संसद के रिकॉर्ड में दर्ज हो गया कि ये किस तरह से कुकर्म कर रहा है लोकतंत्र के साथ में। अब चाहे कुछ हो जाए, वो रिकॉर्ड में रहेगा। तो वही चीज है कि अब रिकॉर्ड में रहेगा कि भारत में ऐसा
मुख्य चुनाव आयुक्त आया था, ऐसा पहला मुख्य चुनाव आयुक्त था जिसके खिलाफ ये इंपीचमेंट आया। क्यों आया, ये सारी बातें आ जाएंगी रिकॉर्ड में, और ये आएंगी तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी और उनके गैंग का सच पूरी दुनिया में उजागर हो जाएगा। क्योंकि जब संसद में चर्चा होती है तो वर्ल्ड लेवल पर यह जाता है, तो जो अपना ओरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो सामने आ जाएगा कि भारत में जो राहुल गांधी ने कहा था वो साबित होता है कि अब आगे आने वाली लड़ाई सिर्फ बीजेपी आरएसएस से नहीं है, वो लड़ाई इंडिया स्टेट से है। इंडिया स्टेट मतलब इसकी तमाम ये एजेंसियां, संस्थाएं हैं। क्यों? क्योंकि संस्थाओं में इन्होंने आरएसएस के लोग बैठा रखे हैं, बीजेपी के लोग बैठा रखे। चाहे आप देखिए लोकसभा अध्यक्ष जिस तरह की भूमिका, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि रोल जो लोकसभा अध्यक्ष का है वो पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए, जजमेंट है साहब। यहां ये स्थिति है कि वो भाजपा के एजेंट की तरह दिखता है। यह बात अब ऑन रिकॉर्ड हो गई संसद के रिकॉर्ड में। दूसरी चीज, भले ही वो नहीं गिरा सकते, विपक्ष जानता है उसके पास नंबर नहीं, नंबर होते तो सरकार नहीं चला रहे होते। तो एक तो ये, अब दूसरा इंपीचमेंट आएगा, चर्चा होगी, और चर्चा होगी तो उसमें नरेंद्र मोदी के भी भंडाफोड़ होगा कि किस तरह वो खेल कर रहे हैं। उसमें ईवीएम की भी बात हो जाएगी जिस पे चर्चा नहीं करने देंगे। वाराणसी की बात भी बिल्कुल, आएगी। उसमें हर वो बात आ जाएगी जो नहीं बोलने दी जाती, तो वो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी, और ऑन रिकॉर्ड आएगी तो भविष्य में उस पर कभी भी कहीं पर भी बात की जा सकती है, वर्ल्ड में की जा सकती है। अभी यदि आप बोलेंगे तो आपके खिलाफ एक कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है कि आप संस्था को बदनाम कर रहे हैं। तब जो है उसके रिकॉर्ड के आधार पे आप कोर्ट कर सकेंगे और चर्चा कर सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा दाग होगा उस संस्था में बैठे लोगों के लिए। इसीलिए सदैव ये रहा है कि जब इस तरह की स्थितियां आती थी उसके पहले ही लोग या तो रिजाइन कर देते थे या कर। अब ये भारत के इतिहास में सबसे कलंकित मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएगा। है, ऑलरेडी है, लेकिन तब आधिकारिक तौर पे हो जाएगा। तो यह एक बेहतरीन तरीका यही, और विपक्ष के पास यही एक हथियार होता है, तो वही वो इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हुआ है। जी, मगर संसद में तो बोलने ही नहीं देते हैं ना। संसद में डिबेट करना है, स्वस्थ डिबेट कहाँ होती है? लेकिन कम से कम कुछ तो बोलेंगे। आप देखिए ना, जब इन पर हुआ, गौरव गोगोई ने पूरा धो के रख दिया, केसी वेणुगोपाल ने धो के रख दिया, और तमाम सारे नेताओं ने धो के रख दिया, तो आया ना, तो रिकॉर्ड में आएगा ना कुछ न कुछ। जी तो साहब, जो आपको 100% ब्लॉक किया जाता है, 20%, 30%, 40%, कुछ तो आएगा। निश्चित। तो उससे कम से कम एक चेहरा बेनकाब होगा, और फिर आप आधिकारिक तौर पे बोल भी सकेंगे। अभी तो बोलने में तमाम पाबंदियां आ जाएंगी। जी जी अजय जी, आज आप हमारे साथ जुड़े और ये खुलकर बातें करी आपने तीनों विषय पर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। और जनता को जागरूक होना होगा और विपक्ष को भी ऐसे मसले उठाना होगा, संसद में उठाना होगा, ये बात तो निश्चित है। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।